हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का। यानी कि आपको क्वेश्चंस में कई बार आप देखे होंगे कि 3-4 मॉलिक्यूल्स दिया रहता है और आपको उसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि बॉन्ड एंगल होता क्या है, तो बॉन्ड एंगल होता है साइड एटम, सेंट्रल एटम और साइड एटम, इसके बीच का एंगल। यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं दो बॉन्ड बनेगा, एक सेंट्रल एटम और साइड एटम और साइड एटम के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। यानी कभी भी बॉन्ड एंगल निकालने में लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के साथ एंगल नहीं निकालना है। हमेशा बॉन्ड एंगल का मतलब दो प्रॉपर बॉन्ड जो बना हुआ है उसके बीच का एंगल। यानी कि एंगल किसके बीच में हो गया, साइड एटम, सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। ठीक है, इसके बीच के एंगल को कहते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल। और किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे किसी किसी केस में तो हम लोग एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल का वैल्यू लिख पाएंगे और किसी किसी केस में एग्जैक्ट मान लो नहीं भी लिख पाए तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे दूसरे केसेस के साथ। उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जब भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहला काम, अभी जो भी चीज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में है। यानी कि जो बात बाद में बताएंगे उसको अप्लाई करते हुए वक्त भी आप बाद में देखेंगे। यानी कि जो बात सबसे पहले बताएंगे ड्यूरिंग अरेंजिंग ऑर्डर, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बॉन्ड एंगल का सबसे पहले आप वो वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम इज 0 एंड इफ ऑल साइड एटम्स आर सेम। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 है, और सारा का सारा साइड एटम्स सेम है, तो वैसे केस में जो उसका बॉन्ड एंगल होगा उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अलोंग जो बॉन्ड एंगल होगा वो आइडियल वैल्यू के बराबर होगा। आइडियल वैल्यू कहने का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जो वैल्यूज हम लोग याद किए हुए हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा कि कोई भी सेंट्रल एटम तो उसके अलोंग बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, sp3d में 120 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज, sp3d2 में 90 डिग्रीज एंड sp3d3 में 72 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ये हो गया आइडियल वैल्यू। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है 0 और सारा का सारा साइड एटम सेम है, तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू इट्स आइडियल वैल्यू एज गिवन बाय हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इसका कुछ कुछ हम लोग एग्जांपल लिए, इनफैक्ट हम सारे हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल दे दिए हैं आपको। CO2 कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और दोनों साइड एटम ऑक्सीजन है, तो वैसे केस में लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज 0 एंड ऑल साइड एटम्स आर सेम। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैसे केस में इसका बॉन्ड एंगल आइडियल वैल्यू यानी कि sp का आइडियल वैल्यू होता है 180 डिग्रीज, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज। सिमिलरली आप सारा केसेस को देखो, BF3, CH4, PCl5, SF6, IF7, सारे केसेस में आपको दिखेगा कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारा साइड एटम सेम है। PCl5 तो फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है और पांचों साइड एटम क्लोरीन ही है, सेम है। तो सारे केसेस में अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल का वैल्यू आइडियल वैल्यू होगा। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 का एक एक एग्जांपल दिए हैं और सबका बॉन्ड एंगल नीचे लिखा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा एक आइडियल वैल्यू है एज गिवन बाय हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप कभी भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसी पॉइंट को अप्लाई करो, बिकॉज अगर ये वाला पॉइंट को वो मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा होगा देन यू नो इट्स एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल। और जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा और आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो उससे अच्छा और कोई बात नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये लगाएंगे। अगर ये वाला पॉइंट काम नहीं किया, यानी कि आइदर नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम इज नॉट 0 और ऑल साइड एटम्स आर नॉट सेम, तो वैसे केस में आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा चीज जो आप चेक करेंगे दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे कि जो भी केस आपको दिया हुआ है उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है, वो भी एक वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। तो यहां पे 2-3 केसेस लिए हाइब्रिडाइजेशन का, sp, sp2, sp3,
तो sp वाले केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, sp2 में उससे कम, sp3 में उससे कम। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट चेक करेंगे कि क्या ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तब तो आप एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल लिख सकते हैं वहां पे और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और दूसरा केस है कि जब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो वैसे केस में you'll check hybridization of central atom। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकल के आया तो यहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। जिस हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा उस केस में बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। आगे हम लोग तब बढ़ेंगे जब ये दोनों पॉइंट से हम लोग बॉन्ड एंगल को कंपेयर नहीं कर पाए, यानी कि उस केस में ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हुआ और हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग नहीं हुआ, सेम हुआ। तो यहां ऊपर हम लिख दिए हैं नॉन जीरो लोन पेयर एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि लोन पेयर है उसमें तो ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। और हाइब्रिडाइजेशन भी जितना मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता तो यहीं पर खेल खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ये दोनों पॉइंट से बात नहीं बनेगा। अगर वैसा केस हुआ तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR थ्योरी कहता है कि वैलेंस शेल में, किसी भी आइटम के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को वो डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला इलेक्ट्रॉन को कहा गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे को कहा गया है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब आपको पता है कि लोन पेयर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर गया। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो तो अब दो तरह का इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन उससे कम होगा और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा। यानी कि दो बॉन्ड के बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा, एक बॉन्ड और एक लोन पेयर हो तो उसमें उससे ज्यादा होगा, और अगर दो लोन पेयर हो तो वहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। ये VSEPR थ्योरी है। अब बॉन्ड पेयर को फिर वो क्लासिफाई किया गया कि वहां पर अब बॉन्डेड पेयर जो है वो हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो, वो हो सकता है डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज जहां भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वैसे केस में तो हाइब्रिडाइजेशन ही sp हो जाएगा और वो लीनियर हो जाएगा, वहां पर तो रिपल्शन लगभग नलिफाई हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग बॉन्ड पेयर में तीन केस देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन। तो इसका ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा उसमें रिपल्शन और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होगा। क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इन्वॉल्व है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ज्यादा रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कम इन्वॉल्व रहेगा तो वहां पर रिपल्शन कम हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, जो कि हम लोग को बताता है कि किसी भी एटम में जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है ड्यू टू देयर नेचर, और उस रिपल्शन का ऑर्डर कैसा होता है। तो ये हम लोग VSEPR थ्योरी को बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में यूज करेंगे तब जब ये दोनों पॉइंट फॉलो नहीं होगा। VSEPR थ्योरी का कुछ और एप्लीकेशन भी है जिसका बात हम लोग करेंगे आफ्टर वी कंपेयर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। अगर पूरा ओवर जब हो जाता है तो फिर हम लोग VSEPR थ्योरी का थोड़ा सा और बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब फॉलो नहीं करेगा यानी कि नॉन जीरो लोन पेयर एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन, देन विल गो टू VSEPR थ्योरी। और VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे थोड़ा उसको देखते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए हम एक पॉइंट लिखे हैं जो कि इन दोनों पॉइंट के बाद आएगा, एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये वाला पॉइंट तब चेक होगा जब सेंट्रल एटम नॉन जीरो लोन पेयर यानी कि सबके पास लोन पेयर जीरो नहीं है और हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। जैसे यहां पर देखो CH4NH3H2O, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है लेकिन अमोनिया और पानी के पास है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास नॉन जीरो लोन पेयर नहीं है और सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, CH4NH3 और H2O सब sp3 है। तो आप खुद अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट से आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर तीनों के पास
नॉन जीरो लोन पेयर होता, जीरो लोन पेयर होता, तो वैसे केस में आप आइडियल बॉन्ड एंगल लिख पाते और सारा सा आइटम सेम होता, तो जो कि है। हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग होता तो हम लोग यहीं से डिसाइड कर लेते कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। लेकिन यहां पर तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसीलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे वीएसईपीआर थ्योरी। वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग है एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। कैसे निकल के आता है ये चीज? जैसे CH4 वाले केस में बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, आपको दिख रहा होगा बिकॉज ये पहला वाला क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल आइडियल वैल्यू हो जाएगा। NH3 वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहां पे 107 डिग्रीज हम लिखे हैं, जो कि डेटा वाइज ट्रू है। ध्यान रखिएगा, आपको ये सब डेटा नहीं याद रखना है, ये सिर्फ हम एक रेफरेंस के लिए लिख दिए। क्यों ये कम हुआ है बस आपको वो देखना है कि डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि यहां पे आप देखिए ये लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जो होगा वो कम होगा। यानी कि ये दोनों बॉन्ड अगर HNH बॉन्ड अगर ऐसे है तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन कम होगा, और ऊपर से जो लोन पेयर है वो इन दोनों को ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, जिसके वजह से उस रिपल्शन के वजह से ये बॉन्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। ये आप लोग क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस रिपल्शन इज लार्जर देन दिस रिपल्शन। तो इन दैट केस ये दोनों के बीच में जो आपस का रिपल्शन है वो कम है, और ऊपर से जो रिपल्शन है वो ज्यादा है, तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.28 विच इज आइडियल वैल्यू, जहां पर के सारा रिपल्शन सेम है ऑब्वियसली। और इन केस ऑफ H2O आप देख रहे हैं लोन पेयर का संख्या बढ़ गया है, तो यहां पर जो HOH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसको ऊपर से रिपेल करने वाला लोन पेयर एक नहीं है बल्कि दो है। जैसे इस केस में एक था, वहां पे दो है, तो ज्यादा रिपल्शन होगा ये बॉन्ड में, और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज करेगा, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 104.5। ये भी डेटा वाइज लिखा हुआ है, याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका एंगल ये रहा, इसमें एक लोन पेयर थोड़ा डिक्रीज कर गया। लोन पेयर जब बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर ऐसा केस हो कि ये पहला वाला पॉइंट से आप कंपेयर ना कर पाए, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग ना हो, सेम हो जाए, तो वैसे केस में गो फॉर वीएसईपीआर थ्योरी। वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, प्रोवाइडेड they are of same hybridization and all the molecules will not follow, it does not follows this point, first point। अब हम लोग बात करते हैं उन केसेस का जब पहला तीनों पॉइंट से बॉन्ड एंगल कंपैरिजन नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन से जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे वो वाला पॉइंट फ्लॉप कर गया। जब हो रहा है सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोलने का मतलब वीएसईपीआर थ्योरी काम नहीं करेगा, बिकॉज वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग वी कैन कंपेयर बॉन्ड एंगल इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, और लोन पेयर का संख्या भी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो होगा तभी पहला वाला पॉइंट लग पाएगा, आइडियल वैल्यू के बराबर हो पाएगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो है। यानी कि पहला तीनों पॉइंट से हम लोग बॉन्ड एंगल कंपैरिजन सक्सेसफुली नहीं कर पाए अगर, तो वैसे केस में हम लोग फोर्थ पॉइंट पर आएंगे, और फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट जो है, दो पॉइंट बचा हुआ है, तो ये दोनों में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट ये दोनों एक्सक्लूसिव पॉइंट्स है जिसको आप देख सकते हैं। पहला तीनों पॉइंट जहां फ्लॉप कर गया, देन कैन चेक आइदर फोर्थ और फिफ्थ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि अगर सेम सेंट्रल एटम डिफरेंट साइड एटम है तो ये पॉइंट देखेंगे, अगर सेम साइड एटम और डिफरेंट सेंट्रल एटम है तो ये पॉइंट देखेंगे। दोनों में से कोई एक चीज सेम होना जरूरी है, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे अगर पहला तीनों पॉइंट फ्लॉप करता है तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट अप्लाई करेंगे हम लोग पॉइंट वाइज, हायरार्की वाइज। अगर उससे डिसाइड नहीं हो पाया तो फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट अप्लाई करेंगे, और दोनों ही केस में कोई एक चीज जरूर सेम रहेगा, या तो साइड एटम सेम रहेगा, सेंट्रल एटम का साइज बदलेगा, सेंट्रल एटम विल बिलोंग अलोंग अ ग्रुप, और दूसरा केस हो सकता है कि सेंट्रल एटम सारा का सारा सेम है और साइड एटम चेंज कर रहा है, और वैसे केस में साइड एटम का साइज बढ़ेगा, वो भी ग्रुप के अलोंग ही वेरी करेगा। ऐसे रैंडमली कोई भी साइड एटम हम लोग उठा के कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि ये दोनों कंडीशन में या तो सेंट्रल एटम या साइड एटम, दोनों में से कोई एक चीज सेम रहेगा विद इन द कंपेयरिंग मॉलिक्यूल, और दूसरा चीज का साइज बदलेगा अलोंग अ ग्रुप।
जैसे पहला केस को देखते हैं, सेम साइड एटम डिफरेंट सेंट्रल एटम, डिफरेंट साइड एटम, सेंट्रल एटम सेम रहेगा और साइड एटम जो है उसका साइज बढ़ेगा। तो वैसे केस में हम लिखे हैं एज साइज ऑफ सेंट्रल साइड एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। क्वाइट ऑब्वियस, जो साइड एटम है अगर उसका साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने के वजह से उस साइड एटम और साइड एटम के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, और जब उसके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज कर जाएगा। बहुत बेसिक सा केसेस है कि जब भी कोई एटम का साइज बड़ा होता है तो वो बगल वाले एटम को रिपेल ज्यादा करेगा, साइज छोटा रहेगा तो वो अपने आप एक दूसरे से काफी दूर हो जाएगा, तो वैसे केस में रिपल्शन कम होगा, और जब साइज बड़ा होगा तो वैसे केस में रिपल्शन ज्यादा होगा। इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन या वैन डर वाल रिपल्शन। ये आप आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में काफी यूज होने वाला है स्टेरिक रिपल्शन और वैन डर वाल रिपल्शन, कि कोई दो बल्की ग्रुप है तो उसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। तो यहां हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन और वैन डर वाल रिपल्शन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट में कि अगर साइड एटम फ्लोरीन हुआ, फ्लोरीन विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर साइड एटम फ्लोरीन हुआ तो फिर वैसे केस में उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल मिनिमम हो जाएगा। वैसे केस में हम लोग वो सब नहीं निकालेंगे कि साइज किसका ज्यादा है फ्लोरीन से, किसका कम है। अगर फ्लोरीन हुआ साइड एटम देन इन दैट केस दैट मॉलिक्यूल विल हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ऐसा क्यों होगा, तो यहां पर एक छोटा सा फिगर से आप लोग को समझाए हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है और साइड एटम फ्लोरीन है, ठीक है, तो इस बॉन्ड एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हम बता रहे हैं इस पॉइंट पे कि मिनिमम होगा। एक्चुअली फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स और एफ के बीच का, इसको फ्लोरीन अपने तरफ खींच लेगा। तो आप देख रहे हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया काफी, बिकॉज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गया है वो। तो ये दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों का दूरी बहुत बढ़ गया है। अगर वहीं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स के पास होता तो उसका दूरी कम होता, रिपल्शन ज्यादा होता। तो क्योंकि वो दोनों फ्लोरीन के तरफ खींचा गया है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है और रिपल्शन कम हो गया है, और कम रिपल्शन जब होता है तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल घट जाता है। जैसे जैसे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ऑब्वियसली, और अगर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर रिपल्शन कम हुआ तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो फ्लोरीन अगर साइड एटम है तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल मिनिमम है, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काफी खींच लेगा अपने तरफ, और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन डिक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिप। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप ध्यान रखिएगा तो ये केस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, विल हैव टू कंपेयर बॉन्ड एंगल NH3, NF3, NCl3, NBr3, Ni3। आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जो सब में है और साइड एटम अलग अलग है। हम लोग ये वाला पॉइंट लगाते हैं, बट सबसे पहले ये वाला पॉइंट लगा करके फ्लोरीन साइड एटम वाले केस को सबसे पीछे भेज देंगे, सबसे लोएस्ट बॉन्ड एंगल भेज देंगे। तो NF3 सबसे पीछे चला गया ड्यू टू दिस पॉइंट, और उसके बाद जितना भी बाकी मॉलिक्यूल्स बचा उसमें हम ये वाला पॉइंट लगा देंगे कि एज साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो NF3 तो सबसे पहले मिनिमम हो गया, NH3, NCl3, NBr3, Ni3, इन चारों में हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो वो यहां पे आ गया, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, और डेटा भी इस ऑर्डर को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, F2O, H2O, Cl2O, Br2O, IO2, बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल के जैसा ही है। इसमें फ्लोरीन साइड एटम है तो सबसे पीछे चला गया। उसके बाद जितना भी केसेस बचा, बिकॉज सब में सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, तो साइड एटम इज हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ साइड एटम, इसको हम लोग बॉन्ड एंगल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया दिए, ठीक है। क्लियर है ये दोनों एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल आप देखो, PH3, PF3, PCl3, PBr3, PI3। अगर कोई बच्चा थोड़ा ध्यान ना दे इस केस में तो वो गलती कर देगा। उसके मन में आएगा कि सर PF3 में फ्लोरीन इज साइड एटम, और फ्लोरीन वाला केस अगर साइड एटम होता है तो बॉन्ड एंगल मिनिमम होता है, तो ये PF3 तो मिनिमम पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज तो चेक करना पड़ेगा ना, जो पहला 3 पॉइंट था उसको तो चेक करना पड़ेगा। और पहला 3 पॉइंट क्या कहता है, अगर वो तीनों पॉइंट फ्लॉप होगा तब हम लोग यहां पर आएंगे, यानी कि सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0 अगर एप्लीकेबल होगा तो वैसे केस में इसको हम लोग देखेंगे।
इन पांचों केसेस में क्या चीज सेम है? तो लोन पेयर का संख्या सेम है, सब में एक एक लोन पेयर है, आप निकाल लेंगे। इनके फास्फोरस के पास सब मॉलिक्यूल में एक एक लोन पेयर है एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन इन पांचों का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। ये वाला केस और ये वाले केस में सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम था, तो हम लोग लगा पाए ये वाला पॉइंट को। लेकिन इस केस में पांचों का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। अगर आपको याद होगा तो pH3 वाले केस में फास्फोरस का तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, वो ड्रैगोज रूल को फॉलो करता है। थोड़ा सा आप लोगों को वापस से हम बताए थे ड्रैगोज रूल क्या होता है। अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे का है और साइड एटम हाइड्रोजन है, तो वैसे केस में एनर्जी के डिफरेंस के वजह से सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है, वहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, और वैसे केस में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होता है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ तो वैसे केस में, और बाकी PF3, PCl3, PBr3 और PI3 ये ड्रैगोज रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये ड्रैगोज रूल वाले क्राइटेरिया में लाई नहीं करता है, तो ये सब का सब, ये चारों दे आर sp3 हाइब्रिडाइज, तो बॉन्ड एंगल मोटा मोटी 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा। लेकिन PH3 जो है इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो वैसे केस में जो 3 pH बॉन्ड बनता है, जो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं पहले, जो 3 pH बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। तो जो 3 p ऑर्बिटल होता है फास्फोरस का, px, py, pz, उन तीनों के साथ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, इसीलिए PH3 वाले केस में लगभग बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि px, py और pz वो तीनों ऑर्बिटल, p और p ऑर्बिटल्स, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री है ड्रैगोज रूल की वजह से, और बाकी चारों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जहां पे बॉन्ड एंगल 109-28 के आसपास होगा। तो इन चारों में अगर आपको कंपेयर करना हो बॉन्ड एंगल, तो वैसे केस में आप इस पॉइंट को लगा सकते हैं, लेकिन PH3 को आप नहीं इन्वॉल्व कर पाएंगे उस ऑर्डर में, क्योंकि PH3 वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। तो यहां PH3 मिनिमम चला गया, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज। बाकी चारों केसेस में ये वाला पॉइंट लगाएंगे कि जैसे जैसे साइड एटम का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो ये 3 एग्जांपल हो गया। सारा एग्जांपल आप क्लियर रखिएगा कि कहां पर क्या पॉइंट लग रहा है, और डायरेक्टली इस पॉइंट को लगाने के पहले वो 3 पॉइंट दिमाग में भी रखना जरूरी है। जैसे इस केस को देखो, यहां आपको दिख रहा होगा BF3, BCl3, BBr3, BI3। अगेन सेंट्रल एटम सबका सेम है और साइड एटम सबका अलग अलग है, तो आप सीधे अगर ये वाला पॉइंट लगाइएगा तो फिर ऑर्डर कुछ और आएगा जो हम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हम चारों में इक्वल टू लिख दिए, लेकिन वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। लेकिन यहां पर फिर से ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो 3 पॉइंट पहले हम लोग को चेक करना है, और इन चारों केसेस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। इन चारों केसेस में बोरॉन के पास 0 लोन पेयर है। तो ये चारों कौन सा केस है? बिल्कुल पहला वाला केस जो हम लोग आज पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को बताए थे बॉन्ड एंगल कभी भी कंपेयर करना हो तो ये पॉइंट सबसे पहले लगाना। कौन था वो पॉइंट? कि अगर सेंट्रल एटम के पास देयर इज नो लोन पेयर एंड ऑल द साइड एटम्स आर सेम, in that case bond angle will be equal to ideal value as given by hybridization। BF3, BCl3, BBr3, BI3 चारों में आप देखो ध्यान से, बोरॉन के पास लोन पेयर है 0, और जो भी साइड एटम है वो सब सेम है, यानी कि यहां पर तीनों फ्लोरीन ही है, यहां पर तीनों क्लोरीन है एंड सो ऑन। तो वैसे केस में इसका बॉन्ड एंगल भी आइडियल बॉन्ड एंगल के बराबर होगा जो हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आता है। चारों में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी कि इन चारों केसेस में बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि बराबर रहेगा। यहां पे कोई भी ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, इस पॉइंट को लगाने के पहले आपको उधर का कुछ पॉइंट्स याद रखना है। सीधे अगर आप इसको लगाएं तो गलती होने का चांसेस है, लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट से कंपैरिजन नहीं हो पा रहा हो तब वैसे केस में आप ये पॉइंट लगा करके ऑर्डर सरिया सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट, सेम सेंट्रल एटम डिफरेंट साइड एटम। आखिरी केस है सेम साइड एटम बट डिफरेंट सेंट्रल एटम, और उसको भी लगाने के पहले आपको ध्यान रखना है कि ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होना चाहिए, और वो लोन पेयर का संख्या 0 नहीं होना चाहिए। तब हम लोग ये वाला केस देखेंगे। अब कह रहे हैं कि अगर साइड एटम सेम है और सेंट्रो एटम डिफरेंट है,
तो एज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको कि कैसे ये निकल करके आया है। तो ये दो केस आप देखिए, पहला वाला केस में सेंट्रल एटम का साइज छोटा है और दूसरे वाले केस में सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है। तो जब साइज इसका बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इन दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा होगा। जब सेंट्रल एटम बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली वो दोनों बॉन्ड जो पहले ऐसे था, मान लीजिए कि जब सेंट्रल एटम छोटा था तो बॉन्ड ऐसे था, दोनों साइड एटम्स वाला बॉन्ड, तो जब सेंट्रल एटम बड़ा होगा तो वो बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो वो दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जिसके वजह से उसके बीच का रिपल्शन कम हो गया। और अगर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कम होगा तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल उसके बीच का डिक्रीज होता जाएगा। जैसे इसमें पहला एग्जांपल देखिए, NF3, PF3, ASF3 एंड SbF3। इन चारों में आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रल एटम सब में अलग अलग है, एक ही ग्रुप का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और साइड एटम जो है वो सब में फ्लोरीन है। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, NH3, PH3, ASH3, SbH3। फिर से आपको दिख रहा है कि सेंट्रल एटम सब में अलग अलग है, एक ग्रुप का है, और साइड एटम सब में सेम है, हाइड्रोजन। लेकिन इस केस में ये वाला पॉइंट लगाने के पहले आप फिर से वापस 3 पॉइंट जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि NH3 वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बाकी PH3, ASH3 और SbH3 ये तीनों में ड्रैगोज रूल लगेगा और ये तीनों में बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए NH3 का बॉन्ड एंगल 10928 के आसपास होगा, जो कि एग्जैक्टली 107 डिग्रीज होता है, आज हम लोग पढ़े इसी वीडियो में। तो NH3 का बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन तीनों का बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्रीज के आसपास होगा। तो इन तीनों में जब आपको कंपेयर करना होगा तो आप इस केस का यूज करेंगे कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे साइड बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर NH3 का केस देखेंगे तो उसमें यह केस लगाने का जरूरत ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से ही उसका बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा हो गया। तो यहां पर देखिए NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 या इन तीनों से ही काफी ज्यादा है। इन तीनों में कंपैरिजन करने के लिए यू कैन यूज दिस पॉइंट। अगला एग्जांपल देखिए, CH4 का, SiH4 का और GeH4 का। तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज क्लिक कर सकता है कि इन तीनों में ये वाला पॉइंट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में हम लोग बात कर रहे हैं अब एग्जैक्टली पहला केस का, जो फर्स्ट केस आया था उसका बात कर रहे हैं। कौन सा केस? कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है 0 और सारा का सारा साइड एटम सेम है तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल आइडियल वैल्यू के बराबर होता है। और क्योंकि इन तीनों केस में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 है और सारा का सारा साइड एटम सेम है, तो ये केस को लोग रिलेट कर सकते हैं इस केस के जैसा और बॉन्ड एंगल तीनों का इक्वल टू लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आपको दिखेगा कि ये जो ऑर्डर लिखा गया है इक्वल टू का, ये गलत है, ये एग्जैक्टली सही नहीं है। क्योंकि CH4 वाले केस में तो भाई समझ में आ रहा है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 है, चारों साइड एटम सेम है, तो इसका बॉन्ड एंगल आइडियल वैल्यू के बराबर होगा, विच इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। लेकिन आप SiH4 वाला केस देखो और GeH4 वाला केस देखो, ये दोनों केसेस में ड्रैगोज रूल लगेगा। SiH4 थर्ड पीरियड विथ साइड एटम हाइड्रोजन, Ge जर्मेनियम फोर्थ पीरियड विद साइड एटम हाइड्रोजन अगेन। तो इसमें ड्रैगोज रूल लगने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ही नहीं, यहां पर जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है वो p और p के साथ हो रहा है, तो वैसे कैसे बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज के आसपास होगा। इसीलिए यहां पर इक्वल टू का साइन इस केस के जैसा एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर कुछ ऐसा होगा कि CH4 का जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, अब बच गया SiH4 और GeH4। अब SiH4 और GeH4 वाले केस में हम लोग अब ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का सेंट्रल एटम का साइज अलग अलग है। साइड एटम इन चारों में, इन दोनों में हाइड्रोजन है,
लोन पेयर इन दोनों केसेस में एक भी नहीं है, तो यहां आप बोल सकते हैं कि जब लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर नॉट इक्वल टू जीरो वाला क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, और इसीलिए इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल लगभग बराबर होगा एक दूसरे के साथ। लेकिन CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि CH4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये दोनों केसेस में ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल है। लेकिन अगर नीचे वाले एग्जांपल को आप देखो, CF4, SiF4 और GeF4 को, तो इस बार इन तीनों केसेस में बिल्कुल ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यानी कि कैसा क्राइटेरिया है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है 0 और सारा का सारा साइड एटम सेम है और सबका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो इस बार तीनों का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स और इसलिए तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा। तो आप अलग अलग वैरायटीज में देख रहे हैं कि डायरेक्टली ये वाला पॉइंट लगा देना या डायरेक्टली ये वाला पॉइंट लगा देना इज नॉट गुड। आपको साथ ही साथ पहला तीनों पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त ड्रैगोज रूल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी खूब सारा बात है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग में काफी हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं यहां पर क्वेश्चंस को। आप जब कोई भी मटेरियल सॉल्व करेंगे या कोई भी बुक सॉल्व करेंगे तो आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का बहुत सा सवाल मिलेगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा कि यहां पर कौन सा केस लगाना है, कौन से केस को नहीं लगाना है। लेकिन जब तक उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाते, एक्सपर्टाइज उतना ज्यादा आपको नहीं हो पाता है, तब तक यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको डायरेक्टली दिखेगा कि यहां पे कौन सा पॉइंट लगाना है। उसके पहले आप क्या करेंगे, तो इस हायरार्की को फॉलो करेंगे, यानी कि यू अप्लाई दोज पॉइंट्स एज टॉट टू यू, कि पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा, वैसे करके आप लगाते जाएंगे। और 5-6 पॉइंट है। पहला पॉइंट था सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0, सारा सा आइटम सेम, बॉन्ड एंगल आइडियल वैल्यू के बराबर। दूसरा पॉइंट था, you'll have to compare hybridization if they are different, then as percentage as character increases, bond angle also increases। उसके बाद आया VSEPR थ्योरी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। Then these two cases where you have to check first that the hybridization must be same and the number of lone pairs should be same, which is not equal to 0। और उस पर भी अप्लाई करते वक्त you have to keep a check on ड्रैगोज रूल, कि कहीं किसी केस में ड्रैगोज रूल के वजह से अचानक से बहुत ज्यादा शिफ्टिंग तो नहीं हो रहा है। और ये सब लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वाइट ऑब्वियस एंड नॉर्मल कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे शुरू में, इसके बाद भी, इतना क्वेश्चंस के बाद भी, जब शीट को बना रहे होंगे, पैकेज को बना रहे होंगे या किसी बुक को सॉल्व कर रहे होंगे, इन दैट केस गलती होगा। ऐसा हो सकता है कि आप जो पॉइंट उसमें अप्लाई कर रहे हो वो पॉइंट नहीं लग रहा हो, कोई दूसरा पॉइंट लग रहा हो, बट इट्स फाइन। you'll make some mistakes, then you'll clear those mistakes, clear those doubts, और वो मिस्टेक धीरे धीरे आपका करेक्ट होता जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस you'll realize कि अब आपको लगभग सारा केसेस आप डील कर ली। क्योंकि एक पॉइंट आप ध्यान रखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके ये सब पॉइंट्स में, दैट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। यानी कि बहुत नया क्वेश्चन नहीं क्रिएट होता इनऑर्गेनिक में, दिस फैक्चुअल बात सब है। तो मान लीजिए यहां पे हम लोग बोर्ड पे कुछ मान लीजिए बनाए हैं 10 क्वेश्चन, तो you'll have to practice bond angle comparison पे 30-40 क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्टली उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, या फिर अगर थोड़ा अलग भी हुआ तो कॉन्सेप्ट पूरा मैच कर रहा होगा वहां पर। तो फोकस ऑन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओ, और गलती हो तो उससे डरो बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर आप ड्रैगोज रूल लगाना भूल गए हैं और आंसर आपका गलत आ गया, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है और काफी गलत हो रहा है। बिकॉज स्लोली एंड स्टेडीली होगा क्या कि आप एक बार उस तरह का सवाल गलत करेंगे, फिर दोबारा वैसा क्वेश्चन आएगा, फिर हो सकता है कि आप गलत कर लेंगे, बट तीसरी चौथी बार आपको वो चीज दिखने लग जाएगा। बट मेक श्योर कि वो तीसरी चौथी पांचवी बार जब आपको दिखने लग जाए तब आप एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को देख रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक दो बार बनाए हैं उस क्वेश्चन को और आपसे गलती हो रहा है, अभी तक स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत इनहैंस नहीं हुआ है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठ गए उतने कम प्रैक्टिस पे, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी वो चीज क्लिक नहीं करे, आपको ड्रैगोज रूल नहीं दिखे, आपको ये सब पॉइंट्स नहीं दिखे, और वहां पे आप गलती करके आ जाए। सो इतना प्रैक्टिस कर लो कि जब आपका
स्टैंडर्ड इतना हो जाए, आपको दिखने लग जाए सारा चीज, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं या उस तरह का सवाल कई बार बना चुके हैं, तब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो उससे दो फायदा होगा। पहला, एक्यूरेसी बहुत हाई होगा, गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, और दूसरा, समय बहुत कम लगेगा, बिकॉज हाईली प्रोबेबल कि जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वो क्वेश्चन उसी में से कोई एक सवाल होगा जिसको आप प्रैक्टिस किए हैं कई बार। तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें कोई एक कैच होगा जो आपको पहले से पता होगा। तो काफी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये सब ऑर्डर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके ये बहुत रिक्वायर्ड होता है कि आप क्वेश्चंस को कई बार बनाइए, बिकॉज क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ फैक्चुअल टॉपिक जहां पे फैक्ट्स का बात ज्यादा होता है, तो कुछ क्वेश्चंस का सेट होता है जिसको हमेशा रिपीट किया जाता है एग्जाम में। तो वो सब सवाल अगर आप एक बार या दो बार बनाएंगे तो एग्जाम में आप सही सही बन जाए, मे बी नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर मान लीजिए आप उस सवाल को 3 बार 4 बार 5 बार बनाए हुए हैं और अब आपके प्रैक्टिस में के दौरान ही आपको हिट कर जाता है कि यहां पे कौन सा केस लगाना है, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में उसका अच्छा खासा चांसेस है कि उस सवाल को आप सही सही बना करके आएंगे।